एजेंसीज इन्वॉल्व जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं। बदमाशी राणा सनाउल्लाह बच गया जे पुलिस तो इन्होंने इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब के इस्तीफ़ा मांगने के हवाले से इंतहाई नेगेटिव, घटिया और गलीज़ इशारे किए थे। उसके ऊपर बाकायदा थपकी दी गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और हमजा शहबाज साहब की तरफ से इस शख्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम DNA के साथ मैं हूं सलीम बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब। एज़ यूजुअल आज भी बड़ा हॉट स्टफ़ है मेरे पास, इतनी ख़बरें हैं कि कोशिश करेंगे कि सारी की सारी जो हैं वो हम समो सकें। इसमें सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड, खुफिया बैलेट और पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये कह दिया है चीफ जस्टिस साहब ने। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बड़ी यकीन दहानी हो गई है, माहिर तरीन पीपल्स पार्टी के लिए अहम तरीन हो गए हैं। इशारा किस तरफ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। डस्का में री इलेक्शन, मरीम नवाज़ का दो टोक रिएक्शन। मरीम नवाज़ का लहजा तल्ख होता जा रहा है, न्यूट्रल एम्पायर और हुकूमत और अदलिया निशाने पर है। इसके साथ साथ फिर मरीम नवाज़ का दूसरा रूप भी देखिए। PTI के रहनुमा अमर लियाकत के मुतनाज़ा ट्वीट पर हिंदू कम्यूनिटी सरापा एहतजाज है। फिरदौस आशिक अवान की वीडियो मंजर आम पर है। फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो लियारी के रहने वाले जो हैं उन पर सीखपा हैं, इसलिए कि उनके बारे में उनके रिमार्क्स जो हैं उन तक पहुँचे हैं। एहसान कैसे फ़रार हुआ, तर्जमान पाक फ़ौज का होश रुबा इंकशाफ, और फिर फैसल वाडा इलेक्शन कमीशन में पेशी से क्यों गुरेज़ा हैं। ये तो वो मौज़ूआत हैं जिनकी तरफ हम आएंगे और गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। साथ कोई और दूसरे जो मौजू ऐसे रह जाएंगे जिनके ऊपर गुफ्तगू जो है वो ज़रूरी होगी, वो भी इंशाल्लाह इसमें शामिल करेंगे। सेनेट इलेक्शन जनाब सलमान आबिद साहब, 2 दिन से मैं और आप इसी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। सूरत हाल फिर बड़ी तलख है, लेकिन आज जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो होना है पार्लियामेंट में होना है। योर टेक ऑन इट। देखिए, एक तो ये फैसला जितनी जल्दी आ जाए ना उतना अच्छा है सेनेट के इलेक्शन के तनासुब में। 6 दिन रह गए हैं बाकी। जी वही मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए जितना ये डिले होगा ना, इससे सेनेट का इलेक्शन जो है उसकी अहमियत भी ख़त्म होती जा रही है और वो मुतनाज़ा भी बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स जो है ना वो इस वक्त सेनेट के इलेक्शन के तनाजुर में हो रही है। एक बात। दूसरी बात है, देखिए पहले दिन से ये बात जो है ये अपोजिशन जमातों ने भी, कानून माहिरीन ने भी उठाई थी कि जनाब देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तकाजा करती है। ठीक। अच्छा, हुकूमत ये कहती थी नहीं, ये मसला कानून साजी से रिजॉल्व हो जाएगा। अब ये इससे पहले कहते थे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया तो आपने देखा, मैंने देखा, जो प्रोसीडिंग चली है उससे तो अब ये लग ही रहा है कि जो मसला ओपन बैलेट का था शायद वो फैसला उस तरह से ना आ सके जिस तरह से इमरान खान साहब चाहते हैं। अच्छा, अब होगा क्या? होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला तो देना है सेनेट इलेक्शन से पहले। अब लग ये रहा है कि कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ पाबंद किया जाएगा कि किस तरीके से, मसलन आज उन्होंने कहा जी बताइए, आप हमें बता दीजिए कि वोट जो है वो खुफिया भी रहे और वो जो उसको मॉनिटर भी कर लिया जाए। अच्छा, अब ये सवाल जो है ये दोनों बातें आपकी मैं बात काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। देखें, गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, मैं एज ए पोलिटिकल स्टूडेंट ये समझा हूँ कि 6 दिन में इसके ऊपर फैसला नहीं होना, क्योंकि उन्होंने वापस फेंक दिया है बॉल हुकूमत की कोर्ट में कि ये आपको आईनी तरमीम करनी पड़नी है। तो सर ये फैसला हो गया ना कि ये मामला हमने नहीं करना, ये पार्लियामेंट। ठीक, आपका ख्याल ये है कि ये पार्लियामेंट जो एक दूसरे पर बंदूकें ताने हुए हैं वो 6 दिन में बैठ के अगर ये नहीं करती तो मामला तो फिर चला गया ना खुफिया बैलेट के तहत, जो पुराना तरीकाकार है उसी के तहत इलेक्शन होगा। देखें, यहाँ अमेंडमेंट्स हुई हैं, एक दिन में भी हुई हैं, आपको पता है। मैं हवाला अगर आप देना चाहेंगे तो खासतौर से आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन हुई थी तो सारे के सारे वहां तो सभी ऑन बोर्ड थे, वहां तो सभी मुत्तफिक हो जाते हैं ना। नहीं, होना भी चाहिए था और होना पड़ा भी। देखें ना, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो 172 वोट लेके इलेक्ट होता है और जो आर्मी चीफ की तरमीम है वो 315 वोट से होती है। तो ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि इस तरह की ओवरनाइट कोई अमेंडमेंट हो जाए और किसी नहीं, मुझे जो इस वक्त जो सियासी माहौल है ना और जो तलखी है, जो कशीदगी नजर आती है हुकूमत और अपोजिशन में, जो डेफिसिट है उसमें, तो मुझे ये ओवरनाइट वाली बात नजर नहीं आ रही कि पार्लियामेंट को इत्तफाक राय कर सके। नंबर 1। अच्छा, अब मसला जाएगा खुफिया बैलेट के तौर पर, जहाँ पे पहले से मौजूद है। अब देखना यह है बुखारी साहब, जब सेनेट के इलेक्शन होंगे क्या ये इलेक्शन उस तरह से शफाफ हो सकेंगे जैसे हम चाहते हैं, या इस सेनेट के इलेक्शन के बाद फिर वही आवाज़ें उठेंगी कि फलां ने वोट खरीदा, फलां ने बेचा, फलां ने पैसे लगाए, फलां ये हो गया, और इंतखाबात में धांधली चाहे हुकूमत लगाए चाहे अपोजिशन लगाए। अगर यही मेला दोबारा सजना है
तो फिर वो बात दोबारा ओपन बैलेट वाली जो है जिंदा हो जाएगी। हुकूमत की जो एक और कोशिश थी ऑर्डिनेंस जारी करके इस इलेक्शन को शो ऑफ हैंड से कराने की, उसके ऊपर इंसाफ कह दिया उसने, कहा जी ये हमारे इशू सामने ही नहीं दायरे इख्तियार में नहीं आ रहा, उन्होंने कहा भी हमारे सामने ही नहीं है ये मामला। इसका मतलब ये कि बॉल गया पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए या कोई मुआवजा होगा या फिर ये इलेक्शन जो है ये सीक्रेट बैलेट से होने जा रहे हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा बुखारी साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में जब इसको पार्लियामेंट में भेजेगी, वो जो इलेक्शन कमीशन से कोड ऑफ कंडक्ट मांगा गया था, क्या उस पर कुछ फैसला सुनाएगी कि इलेक्शन कमीशन कैसे इंश्योर करे कि लोग जो हैं वो अपने वोट जो हैं, यानी देखें ना कल उन्होंने कहा कि अगर कोई खुलकर इत्तेहाद बनाता है, खुलकर सामने आता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई बंदा पसे पर्दा अपने मामला तय कर लेता है, कुछ लेके कुछ दे के, अब गिलानी साहब ये कहते हैं बड़े पुरुमीद नजर आ रहे हैं गिलानी साहब, आपको भी पता है मुझे भी पता है, आपने कहा कि वो तरीन साहब जो है वो इन हो गए हैं। अच्छा ये जो पुरुमीद, तरीन साहब ने मानना है मेरी दोस्ती है, मेरी रिश्तेदारी भी है। सवाल ये जो पुरुमीदी है ये किस बुनियाद के ऊपर है? जाती ताल्लुकात की बुनियाद पे, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे? हम भी अवॉइड नहीं कर रहे नाम लेना कि किसकी बुनियाद पे है ये। एस्टैब्लिशमेंट अगर साथ होगी तो गिलानी साहब जीतेंगे, इसके बारे में दो राय नहीं होनी चाहिए। तो आप कहते हैं अगर एस्टैब्लिशमेंट साथ नहीं है तो फिर गिलानी साहब हार जाएंगे? वो गिलानी साहब को फिर ये वक्त तो कोई नहीं रखनी चाहिए थी, मेरे ख्याल से उनको आना ही नहीं चाहिए था। ये तो सरदारी साहब से पूछना पड़ेगा कि आज जो दलाइल हुए सुप्रीम में, रजा रबानी साहब ये कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन जो है ये आइन के तहत होंगे, कानून के तहत नहीं होगी। तो वो जो एक डिबेट थी जो हुकूमत की ख्वाहिश कह लें या उनका आर्गूमेंट था, उसके ऊपर भी पानी फेर दिया उन्होंने। लेकिन उस पर भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम ये जायजा ले रहे हैं कि वो जो आर्टिकल 226 है उसके तहत जाना है, यानी कानून भी होगा या नहीं होगा, ये भी सारा फैसला होना है। उसके तहत होना है तो फिर तो वही है ना, सीक्रेट बैलेट। ठीक, अच्छा इसी तरीके से जो फारूक नाइक साहब हैं वो कहते हैं कि जनाब अगर आपने खुफिया बैलेट खत्म कर दी तो जमहूरियत की रूह ही खत्म हो जाएगी। सर जमहूरियत की रूह तो उस दिन भी खत्म हो जाती है ना जब यही तमाम सेनेटर्स जो हैं एक मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक रख के एक दूसरे सूबों से जाकर इलेक्शन लड़ते हैं, उस वक्त जमहूरियत मुतासर नहीं होती। अब आप मुझे बता दीजिए सारी जमातों ने जो टिकटें जारी की हैं, कोई बंदा सिंध से ताल्लुक रखता है उसको पंजाब की टिकट दे दी है, कोई बंदा पंजाब से ताल्लुक रखता है उसको जाकर सिंध की टिकट दे दी है। हर पार्टी ने ये जुर्म तो सब जमातों ने किया है, सब जमातों की मैं बात कर रहा हूं। तो फिर ये भी तो देखिए ना कि वो जो कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत को धचका लगेगा, वो ये भी बता दें कि इस फैसलों से जो पार्टियां फैसले करती हैं इससे भी तो जमहूरियत को धचका लगता है। एतराज़ात जो हैं वो आ चुके हैं। अब जरा आ जाए थोड़ा सा, पीटीआई जो है एक तो ये फेस कर रही है सुप्रीम कोर्ट में भी जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, अदरवाइज जो कंट्रोवर्सीज हैं वो अपनी जगह मौजूद है। ये पार्टी के अंदर क्या हो गया भाई? सेनेट की टिकट के ऊपर लियाकत जतोई साहब ने जो आज इल्ज़ाम लगाया कि जनाब इतने करोड़ रुपया, 35 करोड़ रुपया वो कह रहे हैं ले लिया उन्होंने टिकट देने के लिए सैफुल्लाह अबरू को। फिर जो वो रिंद साहब जो बोले हैं बलोचिस्तान के अंदर, वो तो अल्लाह ही खैर करे। तो ये पंजाब के हवाले से भी आप पहले सुन चुके हैं। ये जो तोड़ फोड़ पार्टी के अंदर है किधर जा रही है? ये जो हुक्मरान जमात होती है ना, उसके अंदर जब टिकटों की तकसीम होती है तो अपोजिशन से ज़्यादा तोड़ फोड़ होती है। एक बात ये हमेशा से होता है। दूसरी बात सुन लीजिए, मसला यह है कि इल्ज़ाम तो लगा दिया, अब क्या लाकर जतोई साहब ने कोई ऐसा प्रूफ एविडेंस दिया है जिसमें साबित हो सके कि वो 35 करोड़ पे गए हैं? या उन्होंने रिंद साहब ने कहा है कि जो सारे फैसले जो हैं वो संजरानी साहब कर रहे हैं, क्या उसका कोई एविडेंस है? अब आप देखिए उन्होंने कहा है लियाकत जतोई साहब के बारे में शहबाज गिल साहब ने, क्योंकि उनके पास एविडेंस है तो दे दें, अदरवाइज पार्टी आज फैसला, आज खबर आ गई कि ये सारे लोग जो लियाकत जतोई समेत जो बहुत से लोग हैं, मुमताज़ भट्टो समेत, ये वापस नून लीग की तरफ जाने का प्लान कर रहे हैं। यानी अब आपको समझ आ गई अब पीटीआई में हमारा मुस्तकबिल कोई नहीं है। टिकट के उम्मीदवार थे लियाकत जतोई साहब, जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया, अब वो जा रहे हैं अगली प्रवास में। कह रहे हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये लोग छोड़ के ही गए थे ना, ये छोड़ के गए थे ना। अब आप देखिएगा कि किस खुश दिली से, कितनी जिंदा दिली से पीएमएलएन इनको कबूल करेगी, क्योंकि फिर ये जमहूरियत के चैंपियन बन जाएंगे ना, फिर तो पीएमएलएन को कबूल करेगी। एक और बात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, नाज़रीन आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं हम, ये हमारा जब भी लीडर कुछ श्रीलंका जाता है कुछ ना कुछ हो जाता है पीछे यार। ये आज भी जो डेवलपमेंट जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये एक तरह से नीचे से कारपेट खींचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इतनी तवील आर्गूमेंट के बाद इतनी हाइप क्रिएट हुई थी, वो अगर ये कहती है कि नहीं जनाब ये तो आईनी तरमीम से तय होना है, तो ये जो रवायत है श्रीलंका जाने वाली और वापसी पे कुछ हुआ पता है। ये बात तो वैसे तो जुनीजो साहब भी गए थे, लेकिन ये बात तो हमें पहले दिन से जिस वक्त प्रोसीडिंग चल रही थी हमें समझ आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद ऐसा फैसला नहीं करेगी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं। एक बात आज तो मरियम ने एक और बात कर दी, उन्होंने कहा कि अदालत जो है किसी पार्टी के हक में कोई ऐसा फैसला ना करे जिससे लगे कि वो जानिबदार है। यानी अब अदालत के ऊपर भी उन्होंने शक का इजहार कर दिया है, कहीं वो ओपन बैलेट का फैसला ना कर दें। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा
तो ये एक लाडले के लिए, एक पार्टी के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए फैसला किया जाएगा। तो अदालत जो है वो नजरिया जरूरत के तहत अपने आप को आगे ना ऑपरेट करे, कानून के मुताबिक। मेरा ख्याल से ये तो एक कंसिस्टेंट बयानिया है। अगर आप नवाज शरीफ के पार्लियामेंट हाउस से निकलने से शुरू हो जाए, मुझे क्यों निकाला, उस नैरेटिव से लेके अब तक आ जाए, तो ये तो वो कह रहे हैं। ख़ास तौर से मौलाना फजल रहमान की पीडीएम जो है उसका भी पूरा फोकस ये था, लाने वाले, सेलेक्टर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी इस्तेलाहात इस्तेमाल हुई थी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पार्टी की जोड़ तोड़ इस वक्त जो है, पार्टी के अंदर का खलफशार जो है, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए इमरान खान साहब को। इसका नुकसान हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें पार्टी के अंदर काफ़ी तकसीम है और इसका नुकसान भी हो सकता है पीटीआई को, एक बात। लेकिन आप एक बड़ी दिलचस्प बात देखिए, यही अपोजिशन जमातें हैं जिस वक्त फैसले उनके हक में आते हैं ना, तो यही आला अदालतें जो है ना, उनको बड़ा खराज अकीदत पेश किया जाता है। यही फैसले जब अदालतों से उनके खिलाफ आते हैं तो इन अदालतों के बारे में कहा जाता है ये न्याजी, इस्टेब्लिशमेंट, नैब, गठजोड़ जो है ना वो बन गया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है एक पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड बिहेवियर का हर सियासी जमात में बुखारी साहब, कि लोग जो हैं वो फैसलों को तस्लीम उस वक्त करते हैं जब फैसले उनके हक में आ जाते हैं, तब तो फैसला माना जाता है। अगर फैसला उनके हक में नहीं आता तो फिर हमें लगता है कि कहीं ना कोई कॉन्स्पायरेसी जो है ना वो हमारे खिलाफ खेली गई है, क्योंकि हम कानून के मुताबिक तो फैसलों को मानने के लिए। गिलानी साहब जो है शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो उन्होंने मिलकर यकीन दहानी कराई होगी कि जनाब मैं आपके साथ हूँ, और उन्होंने कहा कि जनाब जो पीडीएम है वो बड़ी मुत्तहिद है, और शहबाज शरीफ साहब ने भी उनके साथ इस पीडीएम के वो कैंडिडेट हैं भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं ना। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से तो एक रस्मी मुलाकात हुई है, असल इन्हिसार तो उनका नवाज शरीफ के ऊपर है और उनकी आशीर्वाद उनको हासिल और उनके बाद उनकी आशीर्वाद। नाज़रीन, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अगले मौजू है, खास तौर से डस्का इलेक्शन जो है उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से क्या क्या हो रहा है, किसने क्या कहा है, काफ़ी हॉट सब्जेक्ट है वो भी। लेकिन डस्का का इलेक्शन जो है सलमान आबिद साहब, वो भी कोई कम हॉट नहीं है। मरियम साहिबा आज गई वज़ीराबाद, जो जीता है वहाँ से कैंडिडेट, उसको मुबारकबाद देने के लिए, और रास्ते में भी गुफ्तगू की उन्होंने और वहाँ भी तकरीर की है। बड़ी हार्श तकरीर है, बहुत हॉट तकरीर है, जो लफाजी है। मुख्तसर मैं चंद चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी है, तो शो ऑफ हैंड याद आ गया आपको। पीटीआई में बगावत हो चुकी है, आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। जो शुरू हुई हैं वो फिर उसके बाद से उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि अगर आखिरी कील ठकवानी है नैब ने तो मुझे बुला लें, तो बुला लिया। ये जो एकदम से टेम्परेचर हाई हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो यह है कि मरियम को तीसरी दफ़ा उन्होंने डस्का के इंतखाब में अपना बयानिया तब्दील किया है। पहले ये कहा कि सिर्फ पोलिंग स्टेशन जो 20 थे वहाँ पर धांधली हुई है, और उन 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दबदल करके PMLN की जो नौशीन इफ्तिखार साहिबा उनको हराया गया। अगले 2 दिन के बाद पता चला कि नहीं वो 20 हलकों का मसला नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि हम उन 20 पोलिंग स्टेशनों में दोबारा इलेक्शन करवा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, रीपोलिंग नहीं, ये तो सारा का सारा रीपोल होगा। देखिए सलमान, पूरा इलेक्शन है, पहले कहा पूरा इलेक्शन होगा, फिर कहा कि जनाब सियाल डस्का के इंतखाब में मुकामी पुलिस, मुकामी इंतजामिया और PTI मुलव्वस थी। आज उन्होंने कहा कि जनाब एजेंसियां, ये वहां मुकामी इंतजामिया और पुलिस का मसला नहीं था, एजेंसियां मुलव्वस थी। धमकी दी कि मैं नाम बता दूंगी अगर मुझे मजबूर किया। देखें गुजारिश, 2 बातें। पहली बात तो ये कि सुबह से जो ट्रेंड चल रहे थे इलेक्शन वाले दिन में, और आप भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, रात को 1 बजे तक ये खबर थी कि जी जो PMLN का 2,500 से 3,000 की लीड, 2,500 से 3,000 की लीड से जीत रहा है, और जी वहाँ जो टर्नआउट था वो 30 to 35% था। उसके बाद वो गायब हो गए जनाब। वो जो दूसरा पार्ट फेज़ 2 चला इसका ड्रामे का पार्ट 2 जो है, उसके बाद अचानक 2 चीज़ें सामने आई। एक ये कि PTI के कैंडिडेट जीत रहा है, और दूसरा ये कि टर्नआउट जो है वो 80 से 90% के दरमियान पहुँच गया। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। इसके बाद फिर इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला, जो आपने कहा ना कि बयानिया बदल लिया है। जब उनको वो फॉर्म 45 भी हाथ आ गए जिनमें रिजल्ट कुछ दिया हुआ है, और जो जमा कराया वहाँ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग उसके पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो कुछ है, तो वो ज़रा और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो उनका बयानिया अब ये है कि ऐसे वो कहते हैं कि चोरों ने इतने बड़े सबूत छोड़े हैं, अंबार छोड़ा है सबूतों का, तो इसलिए उन्होंने मेरे ख्याल से स्ट्रेटजिकली अपना बयानिया बदल दिया है कि अब इलेक्शन पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये कहते थे कि 2018 का इंतखाब ही सारा जाली है और सारा का सारा इंतखाब ही खत्म कर दिया जाए।
और सारा का सारा इलेक्शन ही दोबारा हो ये भी एक जाए। रवायत है ना 213 के इलेक्शन के बारे में इमरान खान ने वो क्या भी कहा कहते थे था? ना। अच्छा, अब मसला ये है 2018 के इलेक्शन में जहां पीएमएलएन जीती होगी ना, वहां तो हुए इलेक्शन शफाफ, जहां पीटीआई जीती है वहां हुई है धांधली, और इसी तरीके से बाई इलेक्शन में भी जहां जीती है हुकूमत वहां हो गई धांधली, और जहां जीती है अपोजिशन वहां हुए शफाफ। लेकिन सलमान ये बताओ, आपने बड़े इलेक्शन देखे, मैंने भी देखे हैं, कवर भी किए हैं, कभी ये हुआ कि अमला और बक्सों समेत चोरी हो गया हो? सर वो चोरी जिसको आप कह रहे हैं, कल जब वो गए इलेक्शन कमीशन के सामने, उन्होंने क्या कहा वहां पे? उन्होंने कहा कि चोरी हो गए थे, हमें कोई अगवा कर लिया तो क्या कहा उन्होंने? उनमें से बेशतर लोगों ने कहा जी कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी, एक ने कहा कि धुंध बहुत थी। आप देख लीजिए, जो सबसे बड़ी एविडेंस है वो ये है कि हमारे पास एक साहब आए जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमारे साथ चलना है। वो एक साहब ने कहा, ठीक है, एक साहब उस एक साहब की वजह से मरियम कह रही है ना कि जी इसमें एजेंसियां अच्छा, थी। मैं कह रहा हूं ये कह देना, अब आप कहते हैं एक साहब की वजह से हुआ। अब सवाल ये है कि ये फैसला जब इलेक्शन कमीशन करेगा, इलेक्शन कमीशन ने 3 बातें की है ना। एक, उन्होंने कहा जी हम ये देखेंगे कि वाकई यहां पे धांधली हुई है तो हम इस इलेक्शन के बारे में फैसला करेंगे, एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा ये हम देखेंगे कि क्या ये 20 पोलिंग स्टेशन या 14 पोलिंग स्टेशन यहां दोबारा इलेक्शन करवाना है, या हम ये देखेंगे कि पूरा री इलेक्शन दोबारा होगा। अब ये तीनों बातें जो हैं, यानी पीटीआई के हक में फैसला करना है, 14 पोलिंग या 20 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन कराना है, या पूरे हल्के का इलेक्शन कराना है, ये फैसला चला गया इलेक्शन कमीशन के पास। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम दे रहे हैं धमकी, हम कह रहे हैं कि जनाब नहीं पूरा इलेक्शन करवाएं। वहां तो पहले कहा था कि 20, आपको राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था? राना सनाउल्लाह ने कहा कि देखिए हमारे यहाँ पे किसी किस्म की कोई एजेंसियों ने इन्वॉल्व नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है। आज कह रही है कि जी एजेंसियां जो है उसके अंदर मुलव्वस हैं। सो मुझे लगता यह है कि पीएमएलएन भी डे बाय डे जिस तरह से सिचुएशन बदल रही है, अपना नैरेटिव भी बदलते जा रही है। इस तरह की हॉट सिचुएशन में ये होता है, ठीक है, नैरेटिव्स चेंज होते हैं, स्टांस चेंज होते हैं, आर्गुमेंट चेंज होते हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन 2-3 बातें यार, एक तो वो एक, जैसा मैंने भी पहले कहा, मरियम ये कह रही हैं कि जी बक्से और अमला ये दोनों चोरी होने की कोई रवायत नहीं है, इसका क्रेडिट जो है पीटीआई को जाता है, एक बात। दूसरी बात वो कह रही है, और इसमें भी धमकी का अंदाज मौजूद है, कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो गैर जानबदार रहे, और थोड़ा और जोर दो के कहा कि गैर जानबदार होना पड़ेगा। ये स्ट्रेंथ कहाँ से कह रहे थे? अभी गिलानी साहब इस्लामाबाद में कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है। तो पुरानी बात है ना, अभी 2-3 दिन पुरानी बात है। अच्छा, उससे पहले पीएमएलएन के लोगों ने भी कहा कि नहीं हमारी लड़ाई तो जो है वो इमरान खान से है, एस्टेब्लिशमेंट से तो नहीं है। और जो पीडीएम के सरबराह थे उन्होंने कहा देखिए एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो इमरान खान से है, वो तो नोक झोंक होती रहती है, नाराजगी होती रहती है, गिले शिकवे होते रहते हैं। देखिए बात यह है कि जहां बात बनती है वहां कह देते हैं एस्टेब्लिशमेंट से कोई नाराजगी नहीं है, और जहां बात बिगड़ती हुई नजर आती है फौरी तौर पे कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी है। अब आप देखिए ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम, लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी डिक्टेट कर रही हैं कि आप वो फैसला ना करें जो एक बंदे के हक में जाएगा, एक पार्टी के हक में जाएगा। यानी अब ओपन बैलेट और खुफिया बैलेट का फैसला भी मरियम नवाज करेंगी। बिल्कुल ठीक है, ये एक नई रवायत पड़ गई है जिसके मुजर जो है वो खान साहब हैं, इसलिए कि खान साहब नैब को कहते थे इनको जेलों में डालें, मैं इनको जेलों में डाल दूंगा। इससे जब आप कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है नैब, फिर उसको ये डिक्टेशन जो आप दे रहे हैं, एक मिनट। और दूसरा ये कि वजीर और मशीर हमें आके बताते थे फलां को 10 साल सजा हो रही है, फलां जगह जेल में कमरा बन रहा है, फलां 15 दिन के लिए। यार ये भी तो ये कहानी कोई नहीं है। आपने देखा नहीं पीपल्स पार्टी वाले क्या कहते थे पीएमएलएन के बारे में, एहतसाब के बारे में, और पीएमएलएन वाले पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहते थे? वो एहतसाब कमीशन भी बना था ना सैफुर रहमान की सरबराही में, कोई भी एहतसाब का नारा लेके नहीं आया था खान साहब के बारे में। आपको ये मानना पड़ेगा। उठा के देखें नवाज शरीफ की, मैं करूंगा, शहबाज शरीफ कहते थे मैं करूंगा एहतसाब जरदारी का। वो थी पॉलिटिकल और पार्टी पॉलिटिक्स। और ये जो है इमरान खान साहब जो हैं, ये एक नए लीडर के तीसरी फोर्स के तौर पे आए वो, और वो स्लोगन लेके आए थे पार्टी के लिए नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं नून लीग को नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने कहा था हिसाब होगा सबसे, शुरू होगा मुझसे, मेरे साथियों से, और फिर जाएगा अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, क्या हुआ इस नारे का? सर देखिए ना एहतसाब का जो अमल चल रहा है, ये जो चीखें निकल रही हैं आज सारी अपोजिशन जमातों की, ये क्या निकल रही हैं? उसमें से निकला कुछ नहीं ना, निकल जाएगा ना जिस वक्त सारा प्रोसेस चलेगा। 2 साल हो गए यार, 2 साल हो गए। यहाँ तो 20 साल से मुकदमे चलते रहे इनके दौर में, और शहबाज शरीफ और ये जरदारी साहब के बारे में तो ना हुआ ना, विचैट हुई ना। सर ये बात ये है कि अब एक प्रोसेस चल रहा है। व्हाइट कॉलर क्राइम दुनिया भर में एक मुश्किल तरीन अपना होता है, इसको इन्वेस्टिगेट करना कोई आसान काम नहीं है। अब आपने देखे नैब के बारे में बात की है, मैंने कल भी आपको कहा था कि नैब ने जो रिकॉर्ड रिकवरी की, आज भी उन्होंने एक रिकॉर्ड रिकवरी की प्ली बार्गेन के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये बात ठीक है आपकी बात कि बड़े लोगों से, बड़े पॉलिटिकल लोगों से जिन पर इल्जामात है उनसे रिकवरी नहीं हुई। एक जुमला मैंने पहले भी कहा था, वो दब गया आपके गुफ्तगू में, आप इतनी दबंग गुफ्तगू करते हैं। वो ये कि प्ली बार्गेन सबसे पहली ऑफर होती है जो नैब करती है किसी भी मुजरम को
क्योंकि इसमें से 25% जो है वो अपने स्टाफ में तकसीम होना सर वो होता तो है। आप इसकी तफसील में ना जाए 25% पे तो रहते हैं स्टाफ की तरफ, जो 75% जाके सरकारी खजाने में जमा होता है उसकी बात भी तो कर लेना। नहीं, पहले इसकी कर लेना कि प्ली बार्गेन क्यों होती है। प्ली बार्गेन जिस आदमी ने मुल्क को लूटा है उसके साथ कोई रियायत नहीं सर होनी बात चाहिए। यह है कि अगर प्ली बार्गेन गलत है तो इसमें नैब का क्या कसूर है? ये तो फिर आपकी हुकूमत जो है, पार्लियामेंट जो है, ये भाई बैठ के उस पर कानून साज़ी कर ले। इसी रिफॉर्म की तो हम बात करते थे कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तो नहीं करते ना हमारी सियासी उसका जमातें। नतीजा ये है कि मरियम एक बात और भी कह रही हैं, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ से पैसे निकलवाने चले थे ये ब्रॉडशीट के जरिए या दूसरे हरबों से वापस लाके उनको उल्टे पैसे देने पड़ गए हैं। तो मुझे बताएं क्रेडिबिलिटी किधर गई? कौन किसकी क्रेडिबिलिटी? ये आपके जब नवाज शरीफ साहब जो हैं इन तमाम भाई ब्रॉडशीट को नैब ने हायर किया था ना। बात सुने ना, जब नवाज शरीफ साहब इन तमाम मुकदमात से बरी हो जाएंगे और कहा जाएगा कि उन पर तमाम मुकदमे झूठे हैं, तब तो ये आपका सवाल बनता है, जरदारी साहब पे सवाल बनता है। लेकिन जब तक ये मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं, उन पर सिर्फ इल्जामात है ना, इन इल्जामात की इन्वेस्टिगेट हो रही है ना, इन्वेस्टिगेशन होने दें। मसलन आज हमजा शहबाज साहब जमानत पे आ गए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मुजरिम नहीं है, उन पर इल्जाम गलत साबित हो गया। वो इल्जाम है, वो अदालती प्रोसेस चल रहा है। जमानत में और मुकदमे में दो में बड़ा फर्क होता है। अच्छा किया आपने ये गुफ्तगू छेड़ दी है हमजा शहबाज के हवाले से। जनाब मुझे ये बताइए, 19 महीनों में अगर रेफरेंस तैयार ना हो, 110 में से 10 गवाह भुगताने मुश्किल हो जाए, तो ये क्या केस लेके गए? जब गवाह जो हैं आपके पेश ना हो, सरकारी वकील पेश ना हो, या दूसरी तरफ से जो है हमजा के वकील पेश ना हो, शहबाज शरीफ साहब के मुकदमे में जो उनके वकील हैं वो पिछले 4 पेशियों पे पेश ही नहीं होते। अब आप ये देखिए, हमारा जो अदालती निज़ाम है, जिसकी बात पिछले दिनों भी हमने कल भी की, बल्कि ये जो अदालती निज़ाम है इसमें जो डिलेइंग है, इसके जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, यही तो एक बड़ा सीरियस इशू है। आप उसको हमजा शहबाज पे भी ले आए कि इतने अरसे तक अगर आप कोई चीज़ पे अप्रूव नहीं कर पाते तो फिर वो लोगों के अंदर जो परसेप्शन बनता है वो एक नेगेटिव परसेप्शन बनता है ना इदारों के बारे में। तो अदालती निज़ाम में, आपकी प्रोसिक्यूशन में, आपकी इन्वेस्टिगेशन के जो मसाइल हैं, फिर उसको रिजॉल्व करना भी तो हुकूमत का काम है ना। हुकूमत और अपोजिशन तो आपस में लड़ते रहते हैं, जहां इस्लाहात करनी होती है वहां वो इस्लाहात नहीं करते। जो है हमारी जारी रहेगी, क्योंकि ये छोटा मौजू नहीं है, मौजू बहुत बड़ा मौजू है जी। और अभी एक आस्पेक्ट ये बाकी रहता है कि इतने सालों से कोशिश हो रही थी कि PMLN जो है इसके अंदर तोड़ फोड़ की जाए, 2 भाई लड़ पड़े वगैरह वगैरह, वो तो नहीं हुआ। लेकिन PTI में जो हाल हो रहा है इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज की जो रिहाई हुई है, माजी में हमने देखा कि बहुत सारी प्रोजेक्शन थी, मीडिया में हाइप भी थी कि एक भाई साहब कुछ चाहते हैं, दूसरे भाई साहब की ख्वाहिश कुछ और है। इसी तरह से जो कज़न्स में भी एक बयानिया कुछ और था, एक बयानिया कुछ और था। अब वो रिहा हो गए हैं, तो मरियम नवाज़ ने अपनी ट्वीट में कहा है कि 1 अकेला और 2 11। क्या लगता है आपको? मेरे तो ख्याल से ऐसा है कि पार्टी के अंदर अब ये रियलाइजेशन आ गई है कि जितनी दरारें हम छुपा पाएँ उतना ही बेहतर है, क्योंकि इसका नुकसान होता है। तो आप समझते हैं मरियम नवाज़ की ये जो गुफ्तगू है ये संजीदगी पर मबनी है? मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि ये यकीनी तौर पे उन्हें सबक सीखना चाहिए माजी से, क्योंकि इस उखाड़ पिछाड़ ने इस घर के फैमिली के अंदर जो उतार चढ़ाव होते रहे हैं उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया पार्टी को भी और पार्टी के। देखिए बुखारी साहब, आप ये तो मानते हैं ना कि PMLN के अंदर एक असल हकीकत जो है वो नवाज शरीफ है, जो वो चाहेंगे वही होगा ना। ही इज द ओनली रियलिटी ऑन द रियलिटी ना। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि अगर वो रियलिटी है और मरियम उसको लीड कर रही हैं, तो फिर सवाल ये है कि वो जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया, वो जो बार बार कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए, हमें उसको एक ताकत समझना चाहिए, हमारे तो उनसे सारे मामलात भी तय हो चुके थे। अच्छा, आज भी सब लोग ये जानते हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का नैरेटिव क्या है और मरियम या नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव क्या है। तो एक तकसीम है। लेकिन अब आप देखिए, जो लोग कहते थे ना जब तकसीम होगी कि पार्टी टूट फूट जाएगी, उस वक्त भी मैं ये कहता था कि शहबाज शरीफ को भी इस बात की अच्छी तरह रियलाइजेशन है कि अगर वोट बैंक है तो वो नवाज शरीफ का है। अच्छा, अब उस वोट बैंक की वजह से जी, अब उस वजह से शहबाज शरीफ साहब इनिशिएटिव नहीं लेते थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपना ग्रुप जो है वो बना के रखा हुआ पार्टी के अंदर। आज भी जो एस्टैब्लिशमेंट से टकराव नहीं चाहता। मैं अपनी इतला आपके साथ शेयर कर लेता हूं। देखिए, पार्टी के अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के रूप में गुड कॉप बैड कॉप तो रहा है, बिल्कुल। एक स्पीकिंग टर्म्स बनाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमेशा नवाज शरीफ साहब रहे, इनके साथ चौधरी निसार साहब होते थे, आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए थे या जिस पर मुज़ाकरात हुए बैकडोर के ऊपर, उस पर
मुस्लिम लीग के अंदरूनी हलकों का कहना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने अल्फाज पर खड़ी नहीं रही और उसकी वजह जो है वो ज़िद है इमरान खान साहब की। अब सवाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अपने लफ्ज़ों पे खड़ी नहीं रही। क्या एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ये कहा था कि हम आपके साथ रोमांस करेंगे? क्या किस बुनियाद पे नहीं खड़ी रही? देखिए, गुजारिश ये है कि बहुत सारी चीज़ें ना, एक तो जो केसेस हैं ख़ास तौर से, जाहिर है अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने चले हैं तो वही तो कहेंगे ना कि जी हमारी जान छुड़ाएं इनसे, तो छुड़वा दी ना, वो चलेगा लंदन। इस पर वो लंदन चले गए ना, केसेस तो मौजूद है ना अभी भी। उसके ऊपर गालबन नैब और इमरान खान साहब जो हैं वो एक पेज पर हैं, इसलिए वो इसके ऊपर आमादा नहीं हुए। तो जो कुछ भी चल रहा था या जिस लिए भी इस बयानिए में फ़र्क था वो बेमानी होकर रह गया। चौधरी इंसार साहब भी बैक सीट पे चले गए और हजरत साहब ने बेहतरी इसमें समझी कि मैं जेल में रहूँ। अच्छा, अब देखें इसका इम्कानी मंजर क्या है? इसका इम्कानी मंजर ये है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया और जो मरियम का बयानिया, उस बयानिए के साथ किस हद तक हमजा की आवाज़ और शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ नजर आएगी बोलते हुए। आप मुझे बताएं, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसी बात करेंगे जो इन कंट्रास्ट होगी जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो जो तकसीम है, वो जो डिवीजन है, आप ये देखें ना, मैंने आपको कहा कि दो आपने खुद के एक इधर खड़ा हुआ एक इधर खड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे को ब्रिज करते हैं ना, तो इसका मतलब है पार्टी के अंदर ये दोनों नैरेटिव चलेंगे, यानी एक नैरेटिव तो पिट गया ना, मैंने आपको कहा ना, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इक्वेशन बनाने वाला था। वो पिटा कहाँ है सर? मेरा पिटा कहाँ है? आज भी आप देखिए जो PMLN है, अगर उसके अंदर आप जो अरकाने असम्बली, खासतौर पर मैं वोटर की बात नहीं कर रहा, अरकाने असम्बली की मेजॉरिटी जो है, अगर आप उनसे पूछें तो इनमें से मेजॉरिटी लोग ये कहेंगे कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से टकराव नहीं करना। उसकी वजह क्या है? ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिशियन होते हैं ना बुखारी साहब, खासतौर पर जो छोटे इलाकों से आते हैं, ये कभी भी एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर लेके ना इलेक्शन लड़ने के हामी नहीं होते। उनको पता होता है कि इस तरह से टकराव के साथ हमें कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे मुमकिन नहीं है। अब जरा मेरा ख्याल है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दो बातें बहुत अहम है। एक तो ये कि जो PTI का सोशल मीडिया है बहुत एक्टिव है, कोई इसमें शुबा नहीं है। जो इक़्तिदार तक पहुंचाने के रास्ते हैं उसमें भी उनका सोशल मीडिया का बहुत किरदार है, लेकिन कुछ हरकतें ऐसी हुई हैं जिसने बदमज़गी भी पैदा की और क्रेडिबिलिटी भी बहुत स्टेक पर चली गई। अगर आपको याद हो तो मरीम नवाज़ की कतरी शहजादियों के साथ दुल्हन बनी हुई की तस्वीरें भी आपने देखी हुई हैं। और अब ये जो आमिर लियाकत साहब ने जो हरकत कर दी, हालांकि हमारे दोस्त हैं, मीडिया से भी उनका ताल्लुक़ है, कि वो काली देवी को बिठा के और नीचे मरीम नवाज़ लिख के ट्वीट आप कर देते हैं। रमेश कुमार आपको पता है ढंग के आदमी हैं, बहुत धीमे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन उन्होंने दिया है इसके ऊपर, ये क्या यार, कोई अकल आएगी इनको? बुखारी साहब, बात यह है कि आप PTI पे भी तनकीद करें और बिल्कुल जायज़ तनकीद है जो आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन एक मजमूई तौर पर हमारी पोलिटिकल पार्टीज़ का एटीट्यूड, खासतौर पर दो जमातों का, एक ये आपकी PMLN और एक आपकी PTI, दोनों के अंदर जो इस वक्त पोलराइजेशन है ना, अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूं, ये लफ्ज जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर हेटेड आ गया, नफरत आ गई। उस नफरत की वजह से की बुनियाद है इसके अच्छा, अब उस नफरत की वजह से PMLN का ट्विटर लीड करते हैं वो लोग, और जो ये एक दूसरे की जातियात पे जब आते हैं उससे सारे मामलात के अंदर सुलझने की बजाय उसमें उलझ जाते हैं। अब ये काम किसने करना है? बुनियादी तौर पे ये काम करना होता है पॉलिटिकल लीडरशिप ने। बुखारी साहब, खुद इमरान खान साहब भी करेंगे, मरियम नवाज भी करेंगी, वो भी बताएं PMLN के लोगों को। मैं रोजाना की बुनियाद पे ट्वीट देखता हूं, मुझे जिस बात का खतरा है वो ये है कि के हवाले से देखें ना, क्या कुछ नहीं आता। मैं अर्ज करूं, मुझे जो खतरा है वो ये है कि अगर ये ट्रेंड अब मजीद चली आगे तो फिर वो बात वहां तक पहुंचेगी जहां तक जाना रुका हुआ है। मेरी बात का आप समझ रहे हैं? मैं आपकी बात समझ रहा हूं, बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन इससे अगली बात मैं कहता हूं, अगर ये लोग बाज ना आए तो पाकिस्तान में सियासत का, जमहूरियत का जो मुस्तकबिल है ना, वो भी कोई बहुत ज्यादा जनाजा निकाल देंगे, फिर लोग कहेंगे कि तोबा तोबा सियासत छोड़े जरा। अब मैं कल देख रहा था नौशीन इफ्तिखार के बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू PTI के बाज लोग कर रहे थे। सवाल ये है कि आप अपनी सियासी लड़ाई में उसको जाती लड़ाई में जब तब्दील करते हैं, कोई भी पार्टी, और फिर एक खास मेयार से गिर जाते हैं। आप देखिए ना, एक जमाने में फजलुर रहमान साहब, बल्कि अब भी जिस किस्म का लबो लहजा वो इमरान खान के बारे में इख्तियार करते हैं, इमरान खान उनके बारे में इख्तियार करते हैं, नवाज शरीफ इनके बारे में, ये उनके बारे में, ये पाकिस्तान ने हमारी सियासत का मिजाज ही बिगाड़ दिया यार, हमारी सियासत का मिजाज ही बिगाड़ दिया। बड़ी मुश्किल से हम वो 90s की सियासत से निकले थे, हम दोबारा उसके अंदर आके फंस के रह गए। आ जाए जनाब, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पर रुके रहे हम तो सारा मौजूआत जो है वो हम उस पर गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे। फिरदौस आशिकवान की एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है, जिसमें वो तम तराक के साथ कह रही हैं कि जनाब इस दफ़ा तो बचता नहीं है राना सनाउल्लाह। यार मुझे ये बताएं कि इतनी लूज गुफ्तगू इतनी अहम लीडरशिप के बारे में और इतनी अहम लीडरशिप की तरफ से
आप समझते हैं कि अच्छा शगुन है ये हमारी सियासत के लिए? बदकिस्मती, मैं तो आपको पहले कह चुका हूं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो आनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आती। नहीं, मुझे आप राना सनाउल्लाह के बारे में अब जो आपने बात की, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं जो आपने बात की है। यही राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू भी हम सुनते रहे हैं अपने मुखालफिन के बारे में। अनफॉर्चुनेटली सवाल मैं फिर आपसे वही उठा रहा हूं जो आपने उठाया। हमारे यहाँ एक कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जब तक डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू बेस्ड नहीं डेवलप होगा, एक दूसरे का एहतराम नहीं होगा, विक्टिमाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। जो अभी हमने ये वीडियो देखी है जिसकी अभी आपने जिक्र किया है कि फिरदौस आशिक अवान की, तो फिर सवालात तो लोग उठाएंगे ना। लोग फिर कहेंगे ना कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से फिर हमें माफ करे जनाब, ऐसी सियासत से फिर हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और यही वजह है कि आम आदमी फिर सियासत में हिस्सा लेने से इनकारी हो जाता है। इस किस्म की जो कंट्रोवर्सीज हैं या इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं या इस तरह की जो लूज टॉक है फ्रॉम द स्टेचर ऑफ ए पॉलिटिकल लीडरशिप, मेरे ख्याल से एक तो वैसे भी नहीं जचती है, और दूसरी बात ये कि हमने देखा माजी में भी जब ये एक दफ़ा शुरू हो जाए फिर इसका एंड भी कोई नहीं होता जल्दी, और दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या आप मेरे साथ शामिल होंगे अगर हम यहाँ इस प्रोग्राम की वसातत से इन दो बड़ी पार्टियों से ख़ासतौर से और बिलअमूम जो लोग इन सोशल मीडिया में डील करते हैं उनसे ये तवक्को करें और दरख्वास्त करें कि खुदा के वास्ते, सिर्फ आप नहीं और मैं नहीं बल्कि पूरा चैनल 24, मैं तो ये अपील करता हूँ कि एक मीडिया के जिम्मेदारी के एहसास के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए बुखारी साहब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को डेमोक्रेटिकली और खुदारा अपने पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के अंदर जो है ना वो जो शिद्दत पसंदी है ना, वो जो आप बार बार कहते हैं ना इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग, नेशनल नैरेटिव की डिबेट, वॉर ऑन टेररिज्म की बात जब हम करते हैं तो वो इंतहा पसंदी हमारे पॉलिटिकल एटीट्यूड में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंतहा पसंदी सिर्फ मजहबी नहीं होती, इंतहा पसंदी सियासी भी है ना। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सियासत में लूज टॉक और ये इस तरह के इस्तेलाहात और इस्ताद इस्तेमाल होने शुरू हुए हैं, ये बहुत पुरानी ट्रेंड नहीं है। मैं फिर जो कह रहा हूँ आप मेरा इशारा अच्छी तरह समझते हैं। अब आप ये देखिए फैज़ुल हसन चौहान साहब, उन्होंने अपनी चरब ज़बानी में जो कुछ लियारी के लोगों में कहा उसमें वो भी बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं। आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप तो मुझसे ज़्यादा तारीख जानते हैं सियासी तारीख को। PNA की मूवमेंट में हमने तकरीरें नहीं सुनी, फिर उसके बाद हमने 90s में एंटी पीपल्स पार्टी प्रो पीपल्स पार्टी तकरीरें नहीं सुनी, फिर अब हम जो है एंटी इमरान खान और प्रो इमरान खान तकरीरें। अच्छा फ़र्क क्या है सलमान, फिर भी कोई एक लेवल जरूर था। फ़र्क सुन ले क्या है, फ़र्क यह है कि उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। आज की जिस तरह डिजिटलाइजेशन मीडिया, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपके सामने फ्लैश हो रही है। अब इस वक्त फ़र्क ये पड़ गया। लेकिन देखें जो हवाला आप माजी का दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमने भी वो देखी है, लेकिन उसमें मेयार इतना गिरा हुआ, ज़बान इतनी वल्गर और इतनी वल्चर नहीं। सर डिक्लाइनिंग है ना, मैंने कह रहा हूं वेरी अनफॉर्चुनेट। हम कोशिश करेंगे कि बार बार जो है वो अपने नाज़रीन को भी और अपने नाज़रीन के साथ मिल के इस प्रोग्राम की वसातत से भी दोनों ही बड़ी पार्टियों से कहेंगे खुदा के वास्ते अकल के नाचन सब सियासी जमातों से जी। और मेरा ख्याल है अब वक्त हो रहा है ब्रेक का, इससे पहले कि आखिरी सेगमेंट जो है वो हम शुरू करें। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आखिरी सेगमेंट है। मौज़ूआत की तो कोई कमी नहीं है, कोशिश करेंगे जितना भी ज़्यादा कवर कर सकते हैं। जनाब ये एहसानुल्लाह एहसान का फ़रार जो था, ये बड़े अरसे से एक कंट्रोवर्सी रही है। इसके ऊपर इतने सस्पिशंस हैं, इतनी गुफ्तगू इसके ऊपर हो चुकी है, पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। मैं क्रेडिट दूंगा DG ISPR के DG को कि उन्होंने इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उसकी न सिर्फ ये कि पर्दा उठाया उसके ऊपर से कि कैसे हुआ है, बल्कि अपने ही फ़ौज के साथियों के बारे में जिन्होंने फैसिलिटेट किया उसके फ़रार को, उसके बारे में बात की है। इससे पहले भी बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, अगर आपको याद हो कुछ चंद माह या शायद तकरीबन 1 साल पहले जो सज़ाएँ हुई थी बहुत सीनियर रैंक के लोगों को। ये जो दावा किया जाता है कि जी फ़ौज के अंदर अपना एक सिस्टम है एहतसाब का, अपना एक सिस्टम है चेकअप और उसका, ये उसके सबूत है। मैं समझता हूँ इस एतबार से शायद जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं वो सेफ़ क्वार्टर्स में हैं कि वहाँ कोई आदमी कौम के साथ खिलवाड़ करके या कौम के दिफा के साथ खिलवाड़ करके फिर आराम से नहीं रह सकता। एक अच्छी बात यह है बुखारी साहब कि ये जो एम्बिग्विटी थी ना सारी की सारी, आज DG ISPR ने रिजॉल्व कर दी। इसका क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये देखिए कि जब तक आप अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, खुद अपने लोगों को जो इस काम में मुलव्वस होंगे, यानी ये कहना कि हमारे अंदर कुछ खराबी नहीं है, ये उसकी नफी है ना। मान रहे हैं ना कि हमारे अंदर भी कुछ इंटरनल फेलियर हैं,
तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बड़ी अच्छी जो बात है, एक ट्रेंड सेट किया है कि ना सिर्फ ये कि अपने अंदर उन्होंने बात की, मीडिया के साथ मीडिया के सामने ताकि पूरी कौम को भी पता लगे कि भाई ये जो साथ ये भी कह दिया कि जिन लोगों के खिलाफ ये इल्जामात हैं, जिन लोगों ने उनको बाहर निकाला है, उनको फैसिलिटेट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और ये मैं समझता हूं कि मैसेज भी होगा पूरी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी कि वो फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में भी इस बात को जहन में रखेंगे कि अगर कोई हम ऐसी हैंकी पैंकी करें तो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने जेल का दरवाजा खोल दिया, एक ऑपरेशन में वो पार्टिसिपेट कर रहा था और वहां से अनगार्डेड तरीके से वो उसको किसी ने फैसिलिटेट किया ना। और ये जो है ना, ये इल्जाम नहीं है, ये उन पर जिम्मेदारी डाली जा रही है कि क्यों आपके होते हुए जो इतना अहम जो टारगेट था, प्राइम टारगेट था, वो कैसे फरार हो गया। ये मैं समझता हूँ एक अच्छी इब्तिदा है, अच्छी रवाज है और इसका क्रेडिट यकीनी तौर पे देना चाहिए। अब आ जाए जनाब, आपका और मेरा फेवरेट जो फैसल वावडा साहब हैं, वो सबके फेवरेट है भाई। जो मर्जी इलेक्शन कमीशन ने कर लिया है, 20-25 पेशियों पे वो नहीं आके दिए, जो मर्जी कर ले। हालांकि इतने हीनियस चार्जेस हैं उनके खिलाफ, चाहे वो बाहर कंपनियों के हवाले से हैं, चाहे उनकी ड्यूअल नेशनलिटी के हवाले से हैं। आप मुझे ये बताएं, ये रवैया क्या है? पहले तो मुझे आप ये बताएं कि क्यों उनकी अपनी टॉप लीडरशिप जो है उनको ये नहीं कह रही कि भाई आप जाके फेस करें। अकबर एस बाबर जो है वो चिल्ला के कह रहा है। लेकिन ना फैसल वाडा साहब जो है वो साबित हो गया ना कि लाडले हैं। जब वो लाडला मैं कहता हूं तो इससे मुराद ये है, पूछ लूंगा आपसे किसके लाडले? सर देखिए ना, जब लाडला है तो इसका मतलब है कौमी असम्बली से निकाल कर सेनेट में लाना, ठीक है ना, और फिर उनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन लेना। यहाँ रुकना पड़ेगा, इसलिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्टांस है एहतसाब के हवाले से, क्लैरिटी के हवाले से, वो जो शफाफियत है उसके एतबार से, तो फैसल वावडा के बारे में उनको पता नहीं है कि क्या सूरत हाल है। फिर उनको एक जगह से जहां वो डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर रहे हैं वहां से उठा के फिर आप एक है सियासी फैसला, एक है लीगल फैसला। सियासी फैसले में मैं आपके साथ हूं जो बात आप कर रहे हैं। लीगल फैसले में अब उनका मामला कोर्ट के अंदर है, अगर वो नहीं आ रहे, मुसलसल नहीं आ रहे, तो कोर्ट को अपना फैसला सुनाना चाहिए, एक बात। और अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको सेनेट के लिए अहल करार दे दिया है तो ये तो कानूनी नुक्ता नजर है, इस पर आप मैं क्या कर सकते हैं। लेकिन जो सियासी बुनियाद के ऊपर बात हो रही है, जो बात आपने की है, वहां ये सवाल जरूर प्राइम मिनिस्टर पे उठता तो है ना। लोग सवाल तो करेंगे, पार्टी के अंदर से भी सवाल हो रहे हैं, पार्टी से बाहर से भी लोग सवाल। एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर नैब का केस है, एक ऐसा बंदा जिसकी बाहर जायदादें हैं, एक ऐसा बंदा जिसने मिस स्टेटमेंट किया हुआ है फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर पे, वो तो इन है। और परवेज़ रशीद साहब मतलब ढंग के आदमी हैं, आपको पता वजीर भी रह चुके हैं, उनको आपने बाहर कर दिया एक छोटे से सर, वो छोटा सा तो नहीं है, खैर 4 साल से एक मुकदमा मामला चल रहा था। 4 साल में हुकूमत को होश नहीं आई कि उनसे पैसे मांगे ना। हुकूमत को तो होश नहीं आई, खुद परवेज़ रशीद को भी होश नहीं आई ना। देखिए वो तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, मुझे किसी ने नोटिस ही नहीं दिया। किनको? वो उनको ये पता था 5 लाख की बात हुई, अब वो 95 लाख हो गए। ये तो पता था ना कि वो उसमें रहे हैं, खुद ही उन्होंने इकरार किया ना, उनकी फैमिली भी रही है ना। तो जब वो रहते हैं, जब आप निकलते हैं किसी जगह पर ठहर के, आप बिल की पेमेंट नहीं करते। देखिए उन्होंने रिट कर दिया इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। चले जाएं, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं एक टेक्निकल तरीके से आउट हुए ना, वो टेक्निकल बुनियादों पे, टेक्निकल नॉकआउट कहे ना, वही टेक्निकल बुनियादों पे ही आउट हुए ना, नॉकआउट कह लें आप उनको। नॉकआउट देखिए, हर हुकूमत जो है या हर सियासी फरीक अपने मुखालिफ के खिलाफ एक, अब वो अबड़ो साहब जो हैं वो भी आउट हो गए टेक्निकल तरीके से। लेकिन आप ये देखें कि उसको जिनके बारे में इल्जाम लगाया कि 35 करोड़ रुपए की टिकट बेची है, वो 35 करोड़ अगर मान ली जाए कि बात सच है, वो तो हजरत चले गए बाहर, अब वो चलेंगे अदालत में जाएंगे, क्या होता है। देखिए ना, 2 बातें इस हवाले से मुझे कोट करनी है। एक तो ये कि मरीम नवाज ने कहा कि वो हमारे आईज एंड ईयर्स हैं, हमारी पार्टी के लिए बहुत अहम है और वो तो एक जद्दोजहद का नाम है। और दूसरी तरफ से खुद परवेज़ रशीद साहब का जो बयान है कि मुझे जिन्होंने बाहर रखा है मैं जानता हूँ अच्छी तरह से उनको, ये भी हवाला मैं इसकी तफसील में तो जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अगर इस तरीके से क्लैरिटी के साथ देखें ना, अगर शफाफियत हो, यानी अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी हो कि एक आदमी ने डिफ़ॉल्ट किया है तो उसको जाना चाहिए, ये जो एम्बिगुअस सी सूरत हाल है ना, उससे जो है शक शुबात बढ़ती है। लेकिन हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है सारा का सारा, उसके अंदर 100% तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारे जो फैसले, लीगल फैसले होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, उसमें एम्बिग्यूटीज तो मौजूद है। मसलन मिसाल के तौर पे फ़खर इमाम साहब का केस आपको याद होगा, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एक अपना इलेक्शन हारने को चैलेंज किया, वो आज तक फैसला नहीं आ सका। अब 2 इलेक्शन भी गुजर गए। अगर आपके अदालती निज़ाम के अंदर, आपके इलेक्शन के कमीशन के मामलात के अंदर, ट्रिब्यूनल्स के मामलात जो हैं वो सालों साल पड़े रहेंगे, उसमें शफाफियत पैदा नहीं करेंगे, उसमें आप सबके लिए एक ऐसा असूल तय नहीं करेंगे जिससे शफाफियत को मेंटेन किया जा सके, तो फिर ये सवाल बहुत से हवाले इस एतबार से दिए जा सकते हैं। साहिवाल का आपको पता है, ओपन डे मर्डर, सियालकोट उससे पहले सानिया मॉडल टाउन पकड़ लें। तो अगर हमारे जुडिशल सिस्टम का हाल ये है कि वहाँ फैसला होना ही नहीं कोई, तो मुझे बताइए सोसाइटी कैसे सुधरेगी? वही तो कल आपने जो बात की थी जस्टिस अपना कासिम साहब की, लाहौर हाई कोर्ट के जो है, वही बात है
देखिए मैं कि दादा केस करे तो पोता जो है वो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के अंदर जो टॉप इस वक्त इश्यूज है ना नेशनल कॉन्टेक्स्ट में, उसमें एक इशू, मैं ये नहीं कहता कि नंबर 1, मैं ये कहता हूं एक बड़ा मगर issue, बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा इशू जुडिशियल सिस्टम है। और आपके यहाँ जब तक जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं होंगी उस वक्त तक आप इन तमाम लोगों को अकाउंटेबल भी नहीं कर सकेंगे। देखिए, जो ताकत की बुनियाद पे कानून को अपने हाथ में लेते हैं और कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, कानून के साथ अपनी मदद के अपनी मर्जी के फैसले निकालते हैं, तो फिर वो अदालती निज़ाम वीक होता है। देखें ना, अदालती निज़ाम के बारे में कितने रिफ्लेक्शंस हमें मिलते हैं सुबह से शाम तक। अब वो अकबर एस बाबर साहब जी देख ले, वो ये कह रहे हैं कि मैंने सीधा सीधा केस किया था एक। अब स्क्रूटनी कमेटी कह रही है कि जहाँ वो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो रिकॉर्ड है उसको आप खुफिया रखें। भाई क्यों खुफिया रखें? उससे अगला मामला चले ना, मामले तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में, इधर से पीटीआई चली गई दूसरी जमातों के बारे में, पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी, उधर से हाफिज हुसैन अहमद आ गए। उन्होंने कहा जी मैं तो गवाह हूँ, लिबिया से पैसे लिए, मौलाना फजलुर रहमान ने इराक से पैसे लिए। इसके अंदर भी लोग तफरीक निकालते हैं कि मुसलमान मुल्कों से पैसे लेना अपनी प्रोजेक्शन के लिए, अपने मदरसों के लिए, वो एक जो मुमकिन है जुर्म ही हो, लेकिन वो एक बात है। और अगर पैसे आए हों इजराइल से और हिंदुस्तान से, सवाल ये कि पैसे किस मकसद के लिए आए हैं? तो मकसद छोड़ दें, आप उसका फर्क ना मिटाएं, इसका फर्क रहने दें। सर मतलब ये है कि आपने वो बीच में से जैसे कहते हैं ना एक थोड़ा सा स्पेस निकाला है, मैंने नहीं कि वो अगर इस्लाम के नाम पे पैसे आए तो उसको एक और तरीके से देखें, सियासत की बुनियाद पे एक और ये बात की जा रही है, मैंने नहीं। सर वो कहने वाले इसलिए कर रहे हैं कि हर एक अपने अपने लिए जस्टिफिकेशन नोट निकालता है ना, वो जस्टिफिकेशन नोट जो है वो मैं भी निकालूंगा, हर बंदा निकालेगा, तो फिर यही होगा। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, इस केस का फैसला नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए, मैं तो कहता हूं, और सारी पार्टियों के साथ होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली बुखारी साहब, पॉलिटिकल पार्टीज के जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, ये हमेशा से एक ग्रे एरिया रहा है। हमें नहीं पता चलता पैसे कहां से आते हैं, कौन पैसे देता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं है। यहां तो ये भी सूरत हाल रही है कि पार्टी को जो फंड मिलता है ना, वो पार्टी फंड में आने की बजाय कुछ लोगों के इंडिविजुअल अकाउंट में भी जाता है। देखें वो बिल्कुल जाता है, लेकिन मुझे आप ये बताएं, मुझे एक ग्रीवांस है, मैं कोर्ट में चला जाता हूँ, जिसके खिलाफ मुझे ग्रीवांस है वो कहता नहीं जनाब मैं अपना हिसाब बाज देंगे, पहले अनदा बिल वो। ये क्या है? ये क्या रवैया है? साहब आप देखें ना, ये फैसला ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का की कसम पुरसी का तो सर मैं ये तो कह रहा हूँ ना, फैसला तो अब अदालतों ने करना है ना। अगर पीटीआई जो है उसका फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जुर्म साबित हो जाता है, तो अब ये अदालतें करें ना फैसला। मैं भी तो आपके साथ यही बात कर रहा हूं, अदालतें बाकियों का भी करें ना। प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह से दावे के साथ कहते हैं कि नैब के केसेस का फैसला फौरी तौर पे होना चाहिए, उन्हें भी कहना चाहिए ना कि यार इसका फैसला करो भाई, फॉरेन फंडिंग के अंदर क्या है। जब कुछ है ही नहीं तो फिर डर काहे का है? सर सवाल मुझे बताएं 6 साल क्यों लगे इसको? सर सवाल ये है कि वो 6 साल ये पहले इसलिए लग गए, पहले तो इस बात पे बहस हुई कि ये इलेक्शन कमीशन इसको सुनने का मजाज है भी या नहीं है। पहले तो ये टाइम हो गया, फिर उसके बाद हो गया कि इलेक्शन कमीशन आ गया कि जी हाँ जी मजाज है। उसके बाद वो चले गए जी इसको पीपल्स पार्टी और पीएमएन के साथ जोड़ दिया, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसमें तारीखों पे तारीखें, कभी पेश नहीं होना वकील, कभी किसका वकील पेश नहीं होना। फिर उनसे कहा कि पीएमएल 4 दफा जो पीटीआई की लीडरशिप है उसने मुतालबा किया कि इसकी प्रोसीडिंग को सीक्रेट रखें। ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये बात तो इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया था ना कि इसको ओपन कर दे, प्रोसीडिंग को करा दे। नहीं किया क्यों नहीं? फिर ये तो अदालत ने करना है, इमरान खान साहब ने करना है। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। रोज़ाना हम बैठ के यहाँ पर सियासत की बात करते हैं, ये तो होती रहेगी। मुल्क की सियासत में आजकल जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। कहीं हमें डस्का जैसे वाक़यात मिलते हैं, तो कहीं सेनेट के हवाले से जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, जो कंट्रोवर्सी इस वक्त जमातों के बीच है, वो सब कुछ हमारे सामने है। आज तक का जो था वो हमने आपके सामने पेश कर दिया। मुझे और सलमान आबिद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।